बिल्कुल। गुड आफ्टरनून एवरीवन। थैंक यू फॉर joining our सेशन। समय 3 बज रहे हैं। हम थोड़ा सा और वेट करके फिर हम अपने आज के सेशन को कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हमारा गेस्ट लेक्चर नहीं होगा भी। आज हम जो टेम्परामेंट डायग्नोसिस है उसके जो पॉइंट्स है उसको कंप्लीट करेंगे, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो हमारा लेक्चर रहता है वो चलेगा। अभी तक के जो हमारे सेशंस हैं उसके अंदर हमने बेसिक को कवर करने की कोशिश की है, और बेसिक ही अभी हम कवर कर रहे हैं। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी। जब एक बार ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम अपना जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर है उसकी तरफ को चलेंगे, जो कि रेमेडीज है। सिलेक्शन ऑफ रेमेडीज भी हम कर रहे थे अभी, पर उसको थोड़ा सा हमने बीच में ब्रेक डाउन किया है। कुछ समय के बाद हम उसको दोबारा रीस्टार्ट करेंगे। हमारे कुछ चार्ट्स हैं जिसके अंदर सिलेक्शन ऑफ रेमेडी को काफी अच्छे से बताया गया है कि आपको कौन कौन सी रेमेडी सिलेक्ट करनी चाहिए किस केस के अंदर। बुक के अंदर ही है वो सारे चार्ट्स भी। तो इस तरह से हमारे काफी जो इंफॉर्मेशन है वो बुक के अंदर आपको काफी अच्छे से और इन ब्रीफ, और ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन, विदाउट कंफ्यूजन क्रिएशन की आपकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी हमारी इंफॉर्मेशन। तो चलिए हम अपने आज के सेशन को अभी हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने अभी तक जो हमने टेम्परामेंट डायग्नोसिस के जो मेन 4 तरह, जिस तरह से आप टेम्परामेंट डायग्नोसिस को जज करते हैं उसको हमने स्टडी किया है। उसके बेसिक पार्ट्स को, चलने के ढंग से, हमारे हुलिये नैन नक्श से, फिर हमारे खाने की आदत से, और लास्ट में हमारे आम व्यवहार से कि हम कैसे किसी के साथ बिहेव करते हैं। अब जो नेक्स्ट के जो हमारे 8 पॉइंट रहने वाले हैं वो इन्हीं पॉइंट्स को आगे थोड़ा सा फॉरवर्ड लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काम करने के ढंग से, काम करने की क्षमताओं के ढंग से, काम करने की इच्छाओं के ढंग से, ये आपको बताता है। ये आपका जो हमारा लास्ट है इन जनरल नेचर के साथ जुड़ेगा ये पार्ट, कि हमारी जो जनरल नेचर है वो इस चीज़ को अफेक्ट करती है। फिर उसके बाद सोने जागने के ढंग से, ये हमारे जैसे ईटिंग हैबिट्स है उसके साथ, ये जो बॉडी हैबिट है उसके साथ जुड़ता है। ये घूमने फिरने के ढंग से, ये हमारे जनरल नेचर के साथ जुड़ जाएगा। जो मैक्सिमम जो आपके पॉइंट्स है वो इन जनरल नेचर के साथ जुड़ेंगे, कि हमारी जो आम जो स्वभाव है वो कैसा रहता है, उसके साथ जुड़ के हमारे को आगे उसके बारे में पता चलता है। तो चलिए, आज है हमारा पॉइंट नंबर 8। अगर मेरी वॉइस ब्रेक डाउन हो तो मुझे प्लीज उसी समय बता दें। पॉइंट नंबर 8, काम करने के ढंग से। कुछ मनुष्य कोई भी कार्य बिना मार्गदर्शिका बनाए ही शुरू कर देते हैं। उसका फलादेश का आंकलन किए बिना उस काम में कूद जाते हैं, और उस काम को शीघ्र अतिशीघ्र निपटाकर खत्म कर देते हैं। वो रक्त प्रवृत्ति के पर्सन होते हैं। इसका मतलब ये कि अगर उनको कोई काम दिया जाता है, वो बिना किसी प्री प्लान थॉट या बिना किसी प्लानिंग के और बिना किसी उस चीज का, उस काम को करने के तरीके को समझे बिना, उन्हें मालूम है करना कैसे है, पर उसको स्टेप बाय स्टेप या फिर किसी भी तरह की कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, उसको डायरेक्टली काम को करना शुरू कर देते हैं।
वो पर्सन है सेंगुआइन पर्सन। वहीं पर दूसरे प्रकार के लोग पहले काम की पूरी रूपरेखा तैयार करते हैं, मार्गदर्शिका बनाते हैं, फिर काम का फलादेश अनु, अनुमानित करते हैं और एक समय अवधि निर्धारित करके उस प्रयोजन को निपटाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब कि जो लिम्फेटिक पर्सन जो होता है, वो अगर उसको आप कोई काम देंगे तो पहले वो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा, फिर उसके लिए वो कुछ प्रोसेसेस बनाएगा, उसका कुछ वो एक आउटलाइन बनाने की कोशिश करेगा, और कुछ रूल एंड रेगुलेशन करके एक टाइम लाइन बनाएगा कि इस टाइम लाइन के अंदर मुझे उसको चीज़ को कंप्लीट करना है। तो उस जो भी वो काम करेगा उसको पूरा सोच समझ के और काफ़ी तरीके से उसको पूरा करने की कोशिश करता है वो। तीसरे ऐसे लोग होते हैं, या तो वो काम पकड़ते ही नहीं हैं, अगर पकड़ते भी हैं तो पूरे समय भ्रम की स्थिति में रहते हैं कि काम हो भी पाएगा या नहीं। पर ऐसे व्यक्तियों की एक तारीफ की जा सकती है कि फलादेश को 80% तक अपने ही हक में लाने में कामयाब होते हैं। वो निश्चित प्रकृति के होते हैं। अब जो आपका लिम्फेटिक पर्सन, जो आपका मिक्स टेम्परामेंट का पर्सन होगा, उसका जो इन जनरल किसी भी काम को अप्रोच करने का तरीका होगा, वो बड़ा ही डूबियस डूबियस मीन की संदेह पूर्वक रहता है। वो उसको कोई काम मालूम पड़ गया, अगर मान लीजिए उसके काम में इतनी सी भी रुकावट आती है तो वो एकदम से संदेह में आ जाएगा। हो सकता है उस काम को वो एकदम से रोक दे, वो उसमें अपने दिमाग को उस तरह से इस्तेमाल ना कर पाए। पर उसके बावजूद भी जो इस तरह के पर्सन होते हैं वो लास्ट मोमेंट पे काम को अच्छे से करने के दिमाग को रखते हैं। तो इसलिए जब वो किसी भी काम को कर रहे होते हैं तो 80% तक वो अपने हक में उस काम को कर लेते हैं। तो ये होता है आपका मिक्स पर्सन का एक अपीयरेंस। ये था काम करने के ढंग से। अब काम करने की क्षमता से, एक प्रकार के मनुष्य जब काम शुरू करते हैं तो पूरी ऊर्जा में होते हैं, पर उनकी ऊर्जा जल्द ही नकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने लगती है और अपनी क्षमता के अनुसार कार्य को दोहन नहीं कर पाते हैं। वह रक्त के होते हैं। इसका मतलब कि जब वो जो सेंग्वाइन पर्सन होता है, वो जब किसी भी काम को करना स्टार्ट करता है तो वो बड़े ही एक्साइटमेंट लेवल के, उसका एक्साइटमेंट लेवल भी बहुत हाई होता है, उसको काम करने का जज्बा भी बहुत ज़्यादा होता है। पर जैसे थोड़ा समय वो आगे जाता है तो उसका कहीं ना कहीं पे वो जो एक्साइटमेंट लेवल है, वो जो काम करने का वो जज्बा होता है, वो धीरा कम होता जाता है। और काम के एंड तक जाते जाते वो ऐसा सोचता है कि जल्दी से जल्द बस मैं इसको, वो उसके लिए मजबूरी बन काम कि इसको मैं बस खत्म करूं ताकि मैं इस काम से फ्री हो जाऊं। तो ये होते हैं हमारे सेंगुआइन पर्सन। दूसरे वो मनुष्य जो अपनी कार्य प्रणाली का 100% दोहन करते हैं और कार्य को अपने लक्ष्य तक ले जाने में कामयाब हो जाते हैं, वे रस होते हैं। इसका मतलब कि जो आपका लिम्फेटिक पर्सन जो होता है, वो जब किसी काम को करता है तो उसमें वो किसी भी तरह का डबल माइंड या फिर वो कंफ्यूजन लेके नहीं चलता है। और उसकी जो पावर होती है वो फर्स्ट स्टेप में जितने वो फोकस से और जितने वो तैयारी से वो काम करता है, लास्ट स्टेप तक उस काम को लेके जाते वक्त भी उसका जो फोकस है और जो उसकी एक्साइटमेंट होती है, उसकी तैयारी होती है, वो सेम लेवल की रहती है। तो वो रहते हैं आपके लिम्फेटिक पर्सन। तीसरे प्रकार के लोग अपनी क्षमता को पहचान ही नहीं पाते हैं। वो अक्सर एक ही बात सोचते हैं कि हम तो दूसरों के अधीन ही अच्छा कार्य कर पाएंगे। उनका आत्म प्रण बड़ा ही क्षीण होता है, पर भरण पोषण में यह लोग अन्य दोनों प्रकार से ज्यादा चुस्त रहते हैं। कुछ भी हो, हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल कर समय ही रहते वो निश्चित समय ही रहते अपने काम को कंप्लीट कर लेते हैं। वो आपके मिक्स टेम्परामेंट के होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वो थर्ड जो मिक्स पर्सन होता है, वो किस चीज से सोचता है कि कोई उसको आके एक्सप्लेन करे, कोई उसको आके कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शन दे। तभी वो अपने माइंड में ये सोच के रखता है कि अगर कोई मुझे अच्छे से कमांड करेगा, कोई मुझे अच्छे से इंस्ट्रक्शन देगा, तभी मैं किसी काम को बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। अदरवाइज मैं किसी भी काम को सही से नहीं कर सकता हूं। पर उसके बावजूद भी जब वो किसी काम, अगर अगर काम करने की विल पावर या काम करने की क्षमता से अगर उसको देखा जाए, तो जो मिक्स टेम्परामेंट का पर्सन होता है वो अदर दोनों टेम्परामेंट से काफी अच्छा और काफी सहनीय काम करने की क्षमता रखता है। तभी तो हमारे इंडिया में आपको
गरीब जो है वो बहुत कम देखने को मिलेंगे। गरीब, अगर हमारे हमारे इंडिया में कहावत है कि अगर कोई हिंदुस्तान में गरीब है तो वो अपनी मर्जी से है, वो किसी हालात से नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान में काम भी बहुत है, भारतवर्ष में काम भी बहुत है, पर वहीं पे उसको किसी भी काम को करने के लिए जो आगे इंसान के अंदर ताकत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, या उसका जो माइंड सेट होना चाहिए, उस तरह के भी लोग हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा लोग हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, तो आज से 10 से 15 साल पहले हमारे जो ये आज का जो युग जो हमारे सोसाइटी चल रही है, या इसमें अगर हम कमर्शियल वर्क की बात करें, तो कॉर्पोरेट शब्द का यूज शुरू हुआ है कि कॉर्पोरेट ऑफिसेज। तो कॉर्पोरेट ऑफिसेज में आप ऐसे पर्सन को देखेंगे जो मान लीजिए उसकी उम्र अगर 45 साल है, वो उसने आज से 15 साल पहले अगर कॉर्पोरेट को ज्वाइन किया तो उस समय वो 30 वर्ष का था। 30 वर्ष की उम्र में उसको इंग्लिश वगैरह कुछ नहीं आती थी, और आज वो जिस लेवल का उसका माइंडसेट बन चुका है और जिस लेवल का उसकी इंग्लिश हो चुकी होगी, तो वो आप पाएंगे कि एक आप सोचेंगे कि ये इंसान बचपन में जब पढ़ा होगा तो भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये एक हमारे अंदर ही कैपेबिलिटी है कि हम जल्दी उसको अडेप्ट कर लेते हैं। इसलिए जब आप पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द टेक्निकल कॉर्पोरेट ऑफिस जो है, जो उनकी सिस्टम जो है, वो इंडिया में वर्क करते हैं। मान लीजिए किसी से फीडबैक लेना है तो वो चाइना वाला कर लेगा काम, किसी को कुछ चीज पहुंचानी है तो वो सिंगापुर वाला कर लेगा काम। पर जब किसी की कोई शिकायत आती है, या किसी पर्सन की कोई काम करने में दिक्कत आ रही है, तो उसको हेल्प के लिए कौन से कॉल सेंटर या कौन से कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं? वो इंडियन कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं। क्योंकि यहाँ के पर्सन को जो एडजस्ट या फिर अडेप्ट करने की जो पावर है, वो बहुत ही ज्यादा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर है वो। तो ये था हमारा काम करने की क्षमताओं के ढंग से, और लास्ट था हमारा काम करने की इच्छाओं के ढंग से। सर जी, आपका आवाज आ रहा है, ये थोड़ा सा रुक कर आ रहा है वीडियो। फिर से अभी कितनी देर से आ रहा है सर? तो अभी हो गया, 2-4 मिनट हो गया। रुक कर आ रहा है। सर उनके नेट में प्रॉब्लम होगा, आवाज क्लियर है। यस सर, आपकी आवाज तो क्लियर है। उनके नेट में प्रॉब्लम हो रही है। सर, आपकी आवाज क्लियर है सर। चलिए, अगर बीच में थोड़ा सा फिर दिक्कत किसी को लगती है तो मुझे बताइएगा। तो अभी हम बात कर रहे थे काम करने की इच्छाओं के ढंग से। सबसे पहले हमने काम करने के ढंग से, कि उसका काम करने का तरीका क्या है, क्या जब वो किसी काम को करने लगता है तो कैसे। फिर उसकी क्षमताओं के ढंग से, कि उसकी पावर कितनी है किसी काम को खुश रहा। करने की। और लास्ट में जो आपका रहता है, वो है काम करने की इच्छाओं के ढंग से। एक मनुष्य की इच्छा भी काम को लेकर बड़ी दृढ़ होती है। वो कुछ भी हो जाए अपना काम पूरा किए बिना नहीं रुकता है। वो रस प्रवृत्ति का होता है। जो आपका लिम्फेटिक पर्सन होता है, अगर उसको कोई काम दे दिया जाए, तो जब तक उस काम को कंप्लीट नहीं करेगा, तब तक वो उस काम को छोड़ेगा नहीं। और उसका जो माइंडसेट रहता है कि मुझे इस काम को कंप्लीट करना ही करना है। तो दूसरे लोग ऐसे होते हैं, काम शुरू होने से पहले अति उत्साही, पर काम शुरू होने के कुछ समय के बाद सारा उत्साह फुर्र हो जाता है। ऐसे लोग या तो काम छोड़ दूसरे काम की तलाश में हो जाते हैं, या फिर दूसरों को ही दोष देते हैं। वे रक्त के होते हैं। इसका मतलब है कि जो आपका सेंग्वाइन पर्सन जो होता है, वो जब काम शुरू होता है तो काफी ज्यादा एक्साइटेड तो होता है काम करने के लिए, पर जल्द ही वो उस काम को छोड़ के, जब उसको थोड़ा उस समय को उस काम को करने करने लगता है और थोड़ा समय बीतता है, तो उस काम को छोड़ के दूसरे काम की तरफ को भी वो देखना शुरू कर देता है। फिर वो सोचता है कि मैं और भी किसी काम को अपने साथ इंक्लूड करूं। तो इस तरह के जो पर्सन होते हैं, आप उनको एक पल के लिए मल्टीटास्कर बोल सकते हैं, पर जो उनका कॉन्सेंट्रेट लेवल जो होता है, वो बहुत कम होता है। जो इस तरह के पर्सन जो होते हैं, वो प्लानिंग को बनाने के लिए, समझाने के लिए तो अच्छे होते हैं,
पर बना के उसको आगे एग्जीक्यूट करने के लिए आपको लिम्फेटिक पर्सन की जरूरत पड़ती है। पर वहीं पे जो आपका तीसरे ऐसे लोग होते हैं जो इच्छा शक्ति को टटोलने में लगे रहते हैं, या तो सारा समय इसी में गुजारते हैं, या कभी कभार कोई काम हाथ लग भी जाए तो वो पूरा भी हो जाता है। वो मिश्रित प्रवृत्ति के पर्सन होते हैं। इसका मतलब कि जो, जैसा कि पहले उसमें बताया था, कि वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते हैं। उनका अपने माइंड में ये रहता है कि वो कब बेस्ट वर्क करते हैं जब कोई उनको आगे उस कोई काम बताए, समझाए या उनसे करवाने की कोशिश करे, तब वो पर्सन उस किसी काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो ये है हमारे मिक्स के। पर अभी हमने 3 चीजों को डिस्कस किया है: काम करने के ढंग से, काम करने की इच्छाओं से, क्षमताओं से, और काम करने की इच्छाओं से। इन सारे पॉइंट्स में बहुत सी ब्रीक ब्रीक के तरह के बहुत ही माइनर माइनर डिफरेंसेस हैं, और इन्हीं माइनर डिफरेंसेस से आपको पता चलेगा कि कौन से पर्सन में किस ऑर्गन सिस्टम की तरफ को इशारा हो रहा है। तो जब हम आगे इस चीज को जब कंक्लूड करेंगे, जब हमारे पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे, उसका इसका कंक्लूजन बनाएंगे, तो उस समय आपको काफी अच्छे तरह से हम ऑर्गन सिस्टम के साथ इनको जोड़ के हम डिस्कस कर सकते हैं। अब आता है हमारा सोने जागने के ढंग से। ये हमारा जैसे जो बॉडी हैबिट्स होती है उसके अंदर इसको हम काउंट करेंगे। कुछ मनुष्य सोने और जागने के बड़े ही अनुशासित होते हैं। शाम को सही वक्त पे सोना, सुबह सही वक्त पे उठना, और हर दम तरोताजा रहना। कभी उसको असमय भी उठाया जाए तो भी तरोताजा लगते हैं। ये होते हैं हमारे सेंग्वाइन पर्सन। दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो सोने और जागने में बड़े ही लापरवाह होते हैं। ना समय पर सोना, समय पर, और ना ही समय पर उठना। तरोताजगी तो मानो जैसे गुम ही हो जाती है। और ये पर्सन होते हैं आपके रस प्रवृत्ति के। सेंग्वाइन जो पर्सन होता है वो उसका जो स्लीप पैटर्न जो आप देखेंगे, एक तो वो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज टाइप के पर्सन होते हैं, क्योंकि उनका जो बॉडी शेड्यूल भी उसी तरह से होता है, और उनकी जो ऊर्जा होती है वो भी उसी तरह से उसको यूज करते हैं। पर वहीं पे जो लिम्फेटिक पर्सन होता है, वो उसको आप रात को मान लीजिए 4 बजे तक जगा लीजिए, पर फिर वो अगले दिन सुबह 12 बजे से पहले नहीं उठने वाला। पर वहीं पे अगर आप सेंगोइन पर्सन को रात को 4 बजे तक जगाएंगे, तो सुबह अगर उसका 7 बजे का उठने का टाइम है तो वो 7 बजे उठ जाएगा। ऐसा नहीं कि वो बोलेगा कि मैं अपनी नींद को पूरी कर लूं, क्योंकि उनका जो स्लीप पैटर्न होता है वो थोड़ा इस तरह का बन जाता है। तीसरे ऐसे लोग होते हैं जो सोना जागना जरूरत के अनुसार ही करते हैं, और वो मिश्रित प्रवृत्ति के होते हैं। कि जो मिक्स टेम्परामेंट में, अगर मान लीजिए, अब देखिए, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको पेशेंट से डिस्कस करने हैं। जब आप उससे डिस्कस करेंगे, आपके पास डाटा बनेगा, तब आपको क्लियर होगा कि कौन सा उसका टेम्परामेंट जो है वो हावी है, जो डोमिनेंट है, कौन सा उसका टेम्परामेंट जो है वो डोमिनेंट नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन के बेस पे आप उसका जो टेम्परामेंट जो डायग्नोसिस है वो क्रिएट करते हैं। अब पॉइंट नंबर 12 है पहरावे के ढंग से। पहरावे के ढंग मतलब कपड़े पहनने के ढंग से। एक प्रकार के मनुष्य पहरावे को लेकर बड़े ही सावधान हुआ बड़े ही सावधान जचता हुआ, सबको पसंद आने वाला और लुभावना पहरावा ही पसंद करते हैं। वह रक्त प्रवृत्ति के लोग होते हैं। मतलब कि जो आपका सेंग्वाइन जो पर्सन होता है, वो आपको उससे बनना संवरना, उसको अच्छे कपड़े पहनना, और कि पीपल प्लीजर, कि अगर वो कोई चीज डाल रहा है तो उसको सामने से लोग उसको कॉम्प्लीमेंट करे, इस तरह की वो कोई चीज डाल के रखे, अपने पहनावे को रखे, तो वो आपका सेंग्वाइन पर्सन होता है। दूसरे प्रकार के लोग पहनते हैं, अच्छा खुद को ही लगना चाहिए, बस जैसे तैसे काम चलाने चलाना है, और वो रस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इसका मतलब कि जो लिम्फेटिक जो पर्सन्स होते हैं, उनका अगर आप ड्रेसिंग सेंस देखेंगे तो कुछ ज्यादा इंप्रेसिव नहीं होगा। उनके लिए पैंट का मतलब पैंट और शर्ट का मतलब शर्ट है। उन्होंने पैंट और शर्ट को डाल लिया है तो उनके लिए वो कपड़ा डाल चुके हैं।
उनको उसका कलर कॉन्ट्रास्ट मैच करने की इच्छा नहीं है, उनको सजने संवरने की, कि मैं अगर कोई कपड़े डाल रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा अच्छा लगूं या लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट करें, ऐसा कोई भी उनका माइंडसेट नहीं रहता है। और तीसरे प्रकार के लोग, मिले तो मिला, नहीं तो कुछ भी चलेगा, वो मिश्रित प्रकार के होते हैं। आप अब जान सकते हैं कि हम सारे मिश्रित प्रकार के पर्सन ही हैं। कुछ चीजें हमारी कुछ टेम्परामेंट जो डोमिनेंसी के साथ मिलेंगी। मिश्रित का मतलब ये नहीं है कि हमारी कुछ डोमिनेंसी के साथ मिलेंगी, जो हमारे जो बेसिक टेम्परामेंट की डोमिनेंसी होगी उसके साथ टैली करती आपको चीजें देखने को जरूर मिलेंगी। पर इन जनरल जो मिक्स टेम्परामेंट वाला पर्सन जो होता है, काफी ही, एक तो आप उसको बोल सकते हैं रिजिमेंटल एटीट्यूड होता है, वो काफी काम एंड कंपोज्ड होता है, पर वहीं पे वो बहुत ही ज्यादा इंस्टेबल भी होता है। वो काम एंड कंपोज तो है, पर अगर उसको कोई चीज सही नहीं लग रही है तो उस पर वो रिएक्ट करने में भी देरी नहीं लगाता है, और काफी जल्दी वो उस चीज को उस तरह से बिहेवियर में अपने ला देता है। तभी अगर आप देखेंगे कि फॉरेन में आपको कभी भी रोड फाइट देखने को नहीं मिलेगी, पर इंडिया में आपको अगर आप आज एक रोड पे चले जाएं, आप एक दिन का टूर करें, तो आपको रोड पे कम से कम तो 2 से 3 जगह पे, आप कहीं पे भी चले जाएं, तो 2 से 3 जगह पे आपको कहीं ना कुछ देखने को मिलेगा। तो ये कहानी रोज की हमारे भारतवर्ष वर्ष में है, क्योंकि सारे मिक्स पर्सन होते हैं। सहन शक्ति तो है ही है, पर उतना ही वो असहनीय भी अपने आप को समझ के चलते हैं। अब इसके बाद है घूमने फिरने के ढंग से। नंबर 1 के मनुष्य घूमने के ललक फिरने की ललक बनी रहती है, अक्सर यात्राएं करते रहते हैं, नहीं भी प्रयोजन बने तो कोई ना कोई प्रयोजन बना लेते हैं, वो रक्त प्रवृत्ति के होते हैं। जो आपका संगवाइन पर्सन जो होता है, वो ट्रेवलर पर्सन होता है, उसको घूमने फिरने का काफी अच्छा शौक रहता है, और उसको अगर मान लीजिए आपने बताना कि आपने हमने कहीं पे जाना है, तो वो अ, अपने आप को ढीला महसूस नहीं करेगा, वो एक्साइटेड ही रहेगा कि उसको कहीं पे जाना है। तो इसलिए जो संगवाइन पर्सन जो होता है वो घूमने फिरने का काफी शौकीन पर्सन होता है, और जब वो घूम फिर रहा होता है तो उस समय भी उसकी एक्साइटमेंट लेवल उतनी ही बड़ी होती है कि वो घूम रहा है। और वहीं पे आपके जो लिम्फेटिक पर्सन जो होते हैं, वो कम घूमने वाले होते हैं, वो अपनी तरफ से कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, कोई मजबूरी बनती है तो उसमें वो उनको जाना मजबूरी बन जाती है। और वो जब कहीं घूमने भी गए होते हैं, मान लीजिए किसी के साथ घूमने जा रहे, चाहे घर परिवार के साथ घूमने भी गए हैं, तो भी जो उनका वहां पे एटीट्यूड रहता है, जो मतलब एक आम स्वभाव रहता है, वो थोड़ा डल सा ही रहता है, खुश ना ज्यादा खुश ना ज्यादा गमगीन। तो इस तरह के जो पर्सन होते हैं वो आपके लिम्फेटिक पर्सन होते हैं। और मिक्स में जैसा कि आप जानते ही हैं, हो सकता है कि मिक्स में ऐसा हो कि घूमने के लिए बहुत खुश है, पर जैसे सफर शुरू होता है, सफर के दौरान वो चिड़चिड़ा होने शुरू हो जाता है, उसको बुरा लगना शुरू हो जाता है। मिक्स वो घूमना तो नहीं चाहता है, पर जब वो घूमने जाते हैं तो बहुत एंजॉय करता है, वो बहुत खुश रहता है, तो वो भी आपका मिक्स टेम्परामेंट हो गया। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा टेम्परामेंट में देखने को मिलता है। मेरे बस 2 पॉइंट बचे हैं, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस को जरूर लूंगा। प्रगति करने के ढंग से। प्रगति करने का ढंग का मतलब कि आप किसी भी, आप लाइफ में कैसे प्रोग्रेस करते हैं, आप किसी काम में क्या प्रोग्रेस करते हैं, आपके वे ऑफ अप्रोच क्या है प्रोग्रेस का, उसके ऊपर। पहले प्रकार के लोग प्रगति पसंद तो होते हैं, पर अपना मार्गदर्शक बनने में सदा मुश्किल प्रतीत होती है। अगर कोई मार्गदर्शक सही मिल जाए, जो यह बहुत काम के व्यक्ति सिद्ध होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंगवाइन जो पर्सन होता है, वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव पर्सन तो होता है, पर कब होता है जब उसके लिए कोई मार्गदर्शक मीन्स से उसको समझाने वाला, उसको काम करवाने वाला कोई सही इंसान हो, तब तो उसका प्रोग्रेस जो है वो बहुत अच्छा होता है। अदरवाइज वो खुद से थोड़ा सा जो प्रोग्रेस है उसको अटेन नहीं कर पाता है। पर सेंगवाइन जैसा मैंने आपको बताया कि सेंगवाइन जो पर्सन है, वो कमांड पे चल के बहुत अच्छा रिजल्ट लेने वाला पर्सन रहता है। दूसरे प्रकार के लोग प्रकृति करते ही हैं, सदा बढ़ते रहने में विश्वास करते हैं,
और कार्य सिद्धि को ही अपना मूल मंत्र समझते हैं। जो लिम्फेटिक पर्सन जो होता है वो प्रगति पसंद भी होता है और वो खुद से अपनी प्रगति को पाने की क्षमता भी रखता है। इस तरह के उसके सारे जो स्वभाव रहते हैं। तीसरे प्रकार के लोग प्रगति की एक सीमा निर्धारण करके चलते हैं और पूरा जीवन ही उसी दशा और दिशा में व्यतीत कर देते हैं। वे मिश्रित प्रवृत्ति के होते हैं। जो मिक्स टेम्परामेंट का पर्सन होगा उसने अपने एक गोल को, उसने अपनी एक लाइफ को इमेजिन कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल कि एक घर, 4 कमरे का घर, 2 बच्चे, कल को उनकी अच्छी से पढ़ाई करवानी है, उनको अच्छा खिलाना पिलाना है, अच्छा बनाना है और आगे अच्छा पढ़ा के उनको एक अच्छी जिंदगी देनी है। तो उनके लिए वही प्रगति है। अगर उस दौरान में उनको कोई ऐसे रिस्क टेकिंग उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बहुत कम चांस होता है कि वो रिस्क टेकिंग अपॉर्चुनिटी लें। तो इस तरह के जो पर्सन होते हैं वो आपके मिक्स टेम्परामेंट के पर्सन होते हैं। अब लास्ट है हमारा सोच विचार के ढंग से। अपने प्रति सोच को प्राथमिकता में रहते हैं। पहले अपने ही बारे में सोचते हैं, फिर दूसरों की चिंतन की परवाह होती है। सकारात्मक सोच का प्रतिशत कम ही रहता है। नकारात्मक सोच सदा दिमाग में प्रभावित रहती है। वे रक्त प्रवृत्ति के लोग होते हैं। अब अगर आप इसको थोड़ा सा कॉमन शब्द में बोले तो थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि जो सेंग्वाइन पर्सन होता है वो अपने आप को ही ज्यादा वो मायने में रखता है। वो अपने आप को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखता है। उसकी कोई भी सोच होगी वो खुद से शुरू होगी, खुद पे खत्म हो जाएगी। और उसके अलावा वो जो पॉजिटिवनेस है उसमें थोड़ी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई काम करने के लिए दिया उसे, तो उसमें पहले वो पॉजिटिव पॉइंट नहीं देखेगा, उसमें वो नेगेटिव पॉइंट बताएगा। अच्छा इसमें ये नेगेटिव हो सकता है, अच्छा इसमें ये नेगेटिव हो सकता है। तो वो आपका संगवाइन डोमिनेंट या संगवाइन पर्सन होता है। दूसरे प्रकार के मनुष्य एक ही ऐसी सोच लेकर चलते हैं। उसमें उसका भला तो निश्चित है ही, पर साथ के दूसरे लोगों की भलाई की चिंता साथ लेकर चलते हैं। वे रस प्रवृत्ति के होते हैं। जो लिम्फेटिक पर्सन होता है वो ये सोचता है कि मेरा तो भला हो ही, पर जो मेरे साथ और लोग जुड़े हैं उनको भी एक अच्छा, उनका भी भला हो, उनको भी अच्छा चीज मिले। तो इस तरह के जो सोच लेके चलते हैं वो आपके लिम्फेटिक या लिम्फेटिक डोमिनेंट पर्सन होते हैं। तो ये था हमारा 15 पॉइंट आपके टेम्परामेंट डायग्नोसिस को जज करने के लिए। अब अगर इसमें किसी का कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो अपने पहले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर जैसे अगर अपन फाइंड नहीं कर पाए ये लैम्फेथिक है सिग्माइन है तो जी मिश्रित समझ के काम कर सकते हैं पेशेंट पे। सर, अब देखिए यही यहाँ पे हम यही तो बात कर रहे हैं। आप उससे 10 सवाल पूछ लीजिए, ठीक है। 10 में से मान लीजिए 4 उसने लिम्फेटिक डोमिनेंस वाले बोले, 4 उसने सेंगोइन, 6 उसने सेंगोइन डोमिनेंस वाले बोले। तो आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा कि ये जो पर्सन जो है वो सेंगोइन डोमिनेंट है। तो जब ये क्वेश्चन आप उनसे पूछेंगे तो वहां पे आपको जो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको टेम्परामेंट क्लियर ना हो। मैंने ट्राई किया है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ उनसे। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ना आपको अच्छा, जो सबसे पहले जो हमने 4 पॉइंट बताए ना, चलने का ढंग, नैन नक्श, खाने की आदतें और आम स्वभाव, ठीक है। ये मेन 4 पॉइंट होते हैं। अब इन 4 में से ना आप देखेंगे कि 3 उसके एक तरह के हैं, एक एक तरह का है, 2 एक तरह के, 2 एक तरह के। तो उसके बाद आप जो उसके थोड़े नर्वस जो, जैसे कि उसका सोचने का ढंग, काम करने का ढंग, इस तरह की चीजों को भी आप उसमें कंसिडर करेंगे। पर 100 पेशेंट में से 80 पेशेंट जो है वो आपके जो ये 4 पॉइंट होते हैं उसमें ही 3/1 के रेशो में आपको देखने को मिल जाएंगे सर। तो उसमें आपका जो बेसिक टेम्परामेंट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक अगर है आपको सर। किसी पेशेंट में दिक्कत आ रही है ना, आप थोड़ा उनका टेम्परामेंट बनाइएगा और आप थोड़ा डिस्कस कीजिएगा। हम वहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन के बेस पे हम एक डायग्नोस बना लेंगे कि ये इसका टेम्परामेंट है। तो इस तरह से जब आप 5-10 पेशेंट को डिस्कस कर लेंगे तो आपका टेम्परामेंट जो है वो क्लियर हो जाएगा सर। जी सर। एनीवन एल्स?
Anyone else, please? जी सनम सर, नमस्कार। जी नमस्कार जी। सर एक रिपोर्ट भेजे हैं सर, रवि रंजन सर का है, औरंगाबाद। और अभी जी थोड़ा सा कहीं निकल चुके हैं, तो बोले सर क्वेश्चन करने के लिए, तो हम रिपोर्ट डाल देंगे सर। हम बोलेंगे सर से बात कर लीजिएगा। नंबर आपका दे दिए हैं सर हम। जी, ओके सर। कोई इशू नहीं सर। हेलो सर। यस सर। हाँ प्रणाम सर। बोले कि मतलब थोड़ा सा एक डिजीज है महिला का, उसके विषय में हम कुछ आपसे पूछना चाह रहे थे सर। जी जैसे अल्ट्रासाउंड कराई है तो उसमें लिकोरियल प्रॉब्लम जी तो है। उसके मल्टीप्ले हाँ जी बिलेटरल टीनी रीनल कल विथ यूटीआई और पीआईडी विथ जी आरटी ओवेरियन सिस्ट 26x26 mm। जी तो इसमें क्या हो सकता है सर? वो बोला सर, कोई इसमें आप डॉक्टर पहले, नहीं। जी जी बोलिए। कोई डॉक्टर नहीं बोली, हो सकता है कैंसर का अंश भी हो। पीआईडी। सर मल्टी पीआईडी तो आपका पेल्विस इंफ्लेमेशन डिजीज हो गया, ठीक है। हाँ आरटी पर इसमें ओवेरियन। दो चीजें हैं। दो चीज, अब देखो, अगर किसी डॉक्टर ने बोला है कि कैंसर हो सकता है, इसका मतलब कि उसने कहीं ना कहीं पे कोई और भी उसके कुछ ऐसे सिम्टम है जो अभी हमारे को क्लियर नहीं हुए हैं, ठीक है। अच्छा। अब अल्ट्रासाउंड क्लियर नहीं करता कि कैंसर है या नहीं है। अल्ट्रासाउंड ने तो सिर्फ ये बता दिया कि इसके अंगों में ये दिक्कतें आ रही है। उसने बता दिया कि इसको हुए हैं। उसने बता दिया कि उसको ओवरी के अंदर सिस्टें बनी हुई है। हाँ उसने बता दिया कि उसके जो यूट्रस वॉल है, ओवरियन जो फिलिपन ट्यूब्स वगैरह है, वो ब्लॉकेज में है। इस तरह बिल्कुल। के उसमें सिम्टम बता दिए। जी अब सर। अगर किसी डॉक्टर ने कैंसर शब्द यूज किया है, जी। अब तो उसने कहीं ना कहीं पे कुछ और भी उसके शायद टेस्ट लिए होंगे जिससे उसको लग रहा है कि ये कैंसर हो सकता है ना। वो कैनपुर में आंसर है कुछ सप्लाई, मतलब पूरा वो भी सस्पेंस में सर। हालांकि कोई जांच में ऐसा कोई इंस्पेक्शन नहीं निकला है बॉडी में, लेकिन जी, अल्ट्रासाउंड में वही जो है पीआईडी विथ अब आरटी सर ओवेरियन। ये तो बहुत कॉमन है। किडनी स्टोन और जो सिस्ट जो होती है ना, हाँ वो बहुत कॉमन होती है। लेडीज में आपको ये दो चीजें एक साथ देखने को मिल जाती हैं। हाँ। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आप पहले इसमें डर्मोइड का ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए विद इमीडिएट हॉट compress। और अच्छा। जो हॉट compress आप करवाएंगे वो आप उसको, जो पेल्विस एरिया होता है ना, जो फीमेल पेल्विस एरिया होता है जी। उसमें, और उसके साथ उसको ले जाते हुए किडनी एरिया के ऊपर भी उसका हॉट compress करवा देंगे, ठीक है जी। अच्छा, तो इसमें क्या क्या मेडिसिन है जो रिकवर हो सर? फिर बुक में जाइए, गायनी अच्छा। में जाइए। गायनी में आपको थर्ड फोर्थ नंबर फॉर्मूला मिल जाएगा डर्मोइड। ये आपका, ओके, 181 पेज पे जाएंगे, 7 नंबर फॉर्मूला है। आपको बस यही एज इट इज देना शुरू कर देना है उसको। सिर्फ ड्रॉप्स कॉन्सोमिन को अभी छोड़ के, बाकी बिफोर मील, आफ्टर मील, टैबलेट, सिरप और जो हॉट compress है वो आपको एज इट इज स्टार्ट करवा देना अभी। 7 7 नंबर दो, सर। जी जी सर, डर्मोइड, DERMOID, डर्मोइड, ओवेरियन डर्मोइड। हाँ ओवेरियन डर्मोड ना। जी जी जी, आप ये देना शुरू कीजिए। इसमें हाँ। सिर्फ आपने एक चीज और ऐड करवानी है, वो है एल्कोलिन सिरप। मैगाटोन सिरप जो है वो 2 टाइम खाना खाने के आधा घंटे के बाद देना है। एक बार फिर और से। जो एल्कोलिन सिरप है वो जैसे, सर अल्कोहलिक। बुक वाला जो फॉर्म, जी जी मैं आपको बताता हूँ, बुक वाला जो फॉर्मूला है वो एज इट इज दे देना है। जी। फिर उसमें जो ड्रॉप्स कैंसरोमिन लिखा है वो अभी नहीं देना है। अच्छा। और उसके साथ जो ऐड करना है वो करना है आपने एल्कोलिन सिरप। वो जब पेशेंट सुबह उठेगा, जागेगा, उस समय 1 चम्मच पिला देना है। ठीक। और जब वो रात को शाम को 5 से 6 बजे के बीच में 1 चम्मच पिला देना है बस। बाकी जो ट्रीटमेंट है वो ओ बुक अच्छा, वाला दो ही टाइम चलेगा, अल्कोहलिक D5। सर। जी जी जी, थैंक यू बाकी सर। जो बुक वाला ट्रीटमेंट चलेगा D5 में चलेगा। ओ 2 हफ्ते अच्छा। दीजिए। 2 हफ्ते के 3 महीने के बाद उसको अल्ट्रासाउंड फिर से करवाएंगे, क्या चेंजेस आया उसके ऊपर हम आगे डिसाइड करेंगे कि थैंक। इसका ट्रीटमेंट। अभी मान लीजिए पेन होती होगी, दिक्कत होती होगी, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होगी, ऐसे कई चीजें होंगी। तो हाँ अगले हाँ। 1 से 2 महीने के अंदर वो सारी चीजों में चेंज आना शुरू हो जाएगा।
और 36 महीने का जब अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो हमारे पास एक इमेज आ जाएगी कि इसको क्या रिलीफ है क्या नहीं है। उसमें लिकोरिया का भी दवाई चलाएंगे सर अलग से क्या? नहीं नहीं सर, यही है, यही चलेगा सर, अभी यही। यही चलेगा और कोई नहीं चलेगा। थैंक यू सर। जी ओके सर, एक्सक्यूज मी सर, ठीक है सर, प्रणाम। जी मैम। अगर कैंसर का कोई लक्षण नजर आ रहा है तो उसके लिए एक स्पेशल बायोप्सी भी होता है, तो वो करवा लेंगे तो क्लियर हो जाएगा मुझे लगता है। जी जी, अब इनका कहना है कि इन्होंने सारा सब कुछ करवा लिया है, इनके पेशेंट ने सब कुछ करवाया हुआ है ना। तो कॉजेशन बायोप्सी, बायोप्सी है मैम, हेलो। हाँ हाँ लेकिन हाँ, जी हाँ, बायोप्सी के बेस में अभी तक डायग्नोज नहीं किया गया है, क्योंकि जो लेडी डॉक्टर ने इनको मतलब देखी है तो बोला कि सस्पेंस हो सकता है कि कैंसर हो। नहीं अगर बायोप्सी में क्लियर होता है तो ही होता है, वरना नॉर्मल भी रहता है। जी हाँ वही तो 26 mm का सीट, 6 mm का सीट, 26 mm का सिस्ट है। मैम। सर 20 सिस्ट तो आप नॉर्मल भी इनको रहता है, लेकिन वो बायोप्सी से क्लियर होता है कि कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। खैर वो तो खैर ये जी है। जी और एक चीज और पूछना चाह रहे थे सर। जी हेलो, जैसे पूछना जी चाह रहे बोलिए थे सर। कि जैसे ओवेरियन सिस्ट वगैरह जैसे होता है तो जी 3 मंथ्स में एक्चुअली 3 महीने के बाद हार्मोन के वजह से सिस्ट, मतलब हार्मोन के मतलब नहीं रहने की वजह से इस तरह का परेशानी आती है। तो 3 महीना में कभी कभी ऐसा होता है क्या कि लेडीज को मतलब देखे हैं कि सिस्ट बना और 3 महीना के अंदर मतलब खान पान या विधि व्यवस्था में ढंग से वो रही तो अपने आप से समाप्त हो गई। बिल्कुल बिल्कुल होता है रोटेट सर। होते रहता है इस तरह का पेशेंट। जी जी जी, देखिए वो तो स्टोन, किडनी स्टोन, स्टोन सिस्ट जो होती है वो बॉडी के पार्ट ही होते हैं, जी सर, पर जी जो सर। जो लॉन्ग टाइम तक रेजिड्यू में रह जाए और वो वही बनी रहे, तो वो आपकी जो दिक्कतें होती है वो थोड़ी अलग होती है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। जो ये कर रही है वो दिक्कत फिर वही उसी को डिजीज बोलेंगे ना। जी सर, जी ठीक है, धन्यवाद सर। शुभम, आप भी अपने लेक्चर के साथ प्लीज रेडी रहिएगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। डॉक्टर जितेंद्र मौर्य जी, आपका कोई क्वेश्चन सर? सर मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। जी 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 बोलिए जी। बायोप्सी जो है करवाने से कैंसर बढ़ता है कैंसर। अगर बायोप्सी करवा सर रहे हैं देखिए, तो वो गलत है। बायोप्सी जो है वो कैंसर बढ़ेगा ना कि घटेगा। देखिए सर, अभी हम क्या है, अभी हम इस चीज के ऊपर कोई भी जिक्र नहीं करेंगे। वैसे तो WHO की रिपोर्ट आई थी आज से 3 साल पहले, 5 साल पहले, तो उसमें यह भी बताया गया था कि 60% जो इंडिया में ऑपरेशन होते हैं, ऑर्गन रिमूवल ऑपरेशन होते हैं, वो बिना मतलब के कर दिए जाते हैं, है ना। अभी क्या बोलते हैं, एक बिहार का ही सर्वे था, उसके अंदर बताया गया कि मोर देन जो 80% यूट्रस रिमूवल के ऑपरेशन हुए वो नकली यूट्रस, मतलब नकली ऑपरेशन हो रहे हैं, वो सिर्फ निकाल दे रहे हैं वो उसको, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत अभी हम इसके ऊपर कोई डिस्कस नहीं करेंगे। आ, आपका माइक ऑफ है सर अभी। जितेंद्र सर, आपका माइक ऑफ है। ओके शुभम, आप प्लीज रेडी रहिएगा। मुझे ठीक सुन है। पा रहे हैं आप? ओके ठीक है। आप अपना एक बार जरा कैमरा सेटलमेंट कर लीजिए, ऑन ऑन करके, फिर मैं आपको मेन स्क्रीन पे ले लेता हूँ। हमारे जो गेस्ट लेक्चरर हैं उनका थोड़ा सा अभी कुछ शेड्यूल चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली बाय मंडे वो ज्वाइन कर लेंगे, अदरवाइज वो किसी और का भी ड्यूटी लगाएंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हमारा इस वीक का लास्ट लेक्चर है। मेरा भी टेम्परामेंट डायग्नोसिस जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट हम जो मंडे को इसको कंक्लूड करते हुए
आप कैसे ऑर्गन सिस्टम की तरफ को जाते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम शुभम जी का भी तब तक को जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि एक दो दिन उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन रख लिया जाए। रिवीजन भी करवाएंगे, वो क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे आपके। तो उस चीज़ को मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपको नोट्स दिए जाएं उसका प्रिंट आउट जरूर निकालें, ताकि जिस दिन वो रिवीजन करवाएं तो वो चीज़ आपके हाथ में हो और आपको पढ़ने में इजी हो। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें सभी लोग। हाँ। हम्म। ओके शुभम, ठीक है, आपका जो कैमरा है वो बिल्कुल सही उस पे है अभी। ओके शुभम, अभी आप मेन स्क्रीन पे आ चुके हैं। प्लीज कंटिन्यू विद योर लेक्चर। आप सभी को मेरा प्रणाम। पिछले क्लास में हम लोगों ने लार्ज इंटेस्टाइन और उसके फंक्शंस को पढ़े थे, तो पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग चलेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से एनस तक होता है, उसमें वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। लार्जेस्ट मतलब बड़ा, लॉन्गेस्ट लंबा होता है, तो लंबा में सबसे लंबा हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ था वो 1.5 मीटर था, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ रहता है, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, तो सिक्कम जो है उसी से स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है, इलियम, वो कनेक्ट रहता है, और उन दोनों के बीच ही एक वल प्रेजेंट होता है, मतलब एक डोर प्रेजेंट होता है, जो वेस्ट मटेरियल के बैक फ्लो को होने से रोकता है, जिसका नाम है इलियो सिक्कम वल, जो वेस्ट मटेरियल के बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करता है। और सिक्कम से ही कनेक्ट एक ऑर्गेन रहता है, अपेंडिक्स, जो वेस्टिजियल ऑर्गेन है। वेस्टिजियल मतलब कि वो जो बस पड़ा हुआ है, लेकिन उसका फंक्शन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पहले के समय में जब एंसेस्टर्स थे हमारे, पहले के लोग, वो लोग कच्चा कुछ भी खा लेते थे, तो उसमें सेलुलोज को डाइजेस्ट करवाने के लिए अपेंडिक्स का काम होता था। लेकिन जब धीरे धीरे लोग तला हुआ खाने लगे, तो फिर अपेंडिक्स का काम धीरे धीरे कम होता गया। फिर धीरे धीरे अपेंडिक्स अपना काम करना बंद कर दिया, और अब हमारे बॉडी में अपेंडिक्स बस एक अटैच है सिक्कम से, उसका भी फंक्शन कुछ नहीं है। और सिक्कम के बाद आता है हमारा कोलून। कोलून जो है हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड है, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम और डिसेंडिंग कॉलम और सिग्मोइड। राइट साइड में आपका असेंडिंग कॉलम होता है, उसके फिर ऊपर में ट्रांसवर्स कॉलम होता है, फिर लेफ्ट साइड में आपका इस तरफ जो है वो डिसेंडिंग कॉलम, और जस्ट नीचे सिग्मोइड कॉलम। सिग्मोइड कॉलम से ही कनेक्ट रेक्टम होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो वो रेक्टम में एक रेक्टल वॉल प्रेजेंट होता है, जो स्टूल जो है उसको होल्ड करके रखता है, या उसको स्टोर करके रखता है। और उसी से कनेक्ट हमारा एनस होता है, जिसके थ्रू हमारा स्टूल पास आउट होता है, मतलब बाहर निकलता है हमारे बॉडी से। तो हमारा एनस जो है उसमें स्पिंस्टर प्रेजेंट होता है। स्पिंस्टर मैंने आपको बताया था, एक डोर होता है जो बैक फ्लो, किसी के भी बैक फ्लो मतलब बाहर निकलने या ना निकलने का डिसीजन वही लेता है। तो स्पिंस्टर जो है उसमें इनर एनल स्पिंस्टर और आउटर एनल स्पिंस्टर, ठीक है, यही दोनों कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। जब मोटर नर्व के थ्रू इसको सिग्नल जाता है ब्रेन से कि कब एनल को पास आउट करना है, जब तक हम लोग सोचेंगे नहीं तब तक वो पास आउट नहीं करेगा। तो वो जो स्पिस्टर होता है उसी में वॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होता है। वॉलेंट्री मसल्स जो है उसका
पास करना है या ना करना है वो डिसाइड करता है, ठीक है। और फिर एनएल के थ्रू पास आउट होता है, ये था। उसके बाद फंक्शंस था, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या क्या फंक्शंस था कि वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन कराता है, और विटामिन और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कराता है, और फॉर्मेशन ऑफ स्टूल और स्टोरेज ऑफ स्टूल का भी काम करता है, और एनएस के थ्रू पास आउट होता है। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मतलब हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है माउथ से लेकर के एनएस तक, तो उसका वॉल है, मतलब वो कवर है किसी चीज से। क्योंकि जब हमारा जीआईटी सेक्शन जब उसको डाइजेस्ट कराया फूड को, तो फिर एब्जॉर्ब कराता है, तभी वो हमारे ब्लड के में जाता है, फिर ब्लड के थ्रू वो हमारे टिश्यू में जाता है, फिर वो डेवलपमेंट, हमारा बॉडी का डेवलपमेंट कराने में हेल्प करता है। तो हम लोग आज वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल देखेंगे। जूम करो ना, जूम करो ना, जूम तो करो ना। सबसे पहला जो हमारा लेयर है एलिमेंट्री कैनाल का, वो है सिरोजा। सिरोजा है जो थीन मिसोथेलियम टिश्यू का होता है, या इसको इपिथेलियम ऑफ वर्सल भी कहते हैं। ये बहुत पतला और चपटा टाइप का होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो होता है वो होता है मस्कुलरिस। ये स्मूथ मसल्स होता है। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। एक लॉन्गिट्यूडनल जिसमें लाइनिंग होता है, और उसके बाद दूसरा ये जो है सर्कुलर। वो जैसे आपका ये पहला वाला हो गया, ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, लॉन्गिट्यूडनल, इसमें लाइनिंग प्रेजेंट होता है। और ये जो सिरोजा है ये कवर करता है इसको, ठीक है, तीन मिसोथेलियल टिश्यू है। उसके बाद जो सब ये मुकोज ये म्यूकोलर मस्कुलरिस जो है, जो स्मूथ मसल्स का बना हुआ है, इसमें ब्लड वेसल सब प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसमें ब्लड फ्लो करते रहता है, तो ये स्मूथ मसल्स का बना हुआ रहता है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड है, लॉन्गिट्यूडनल जो जिसमें लाइनिंग प्रेजेंट होता है, और सेकेंड जो है वो सर्कुलर होता है, गोलाकार जैसा होता है, ठीक है। ये पूरा जो है वो मस्कुलरिस लेयर है, ये स्मूथ मसल्स का, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है वो है सब मुकोजा। सब मुकोजा में ही सब मुकोजा में ही हमारा ग्लैंड, लिम्फ और ब्लड वेसल्स तीनों प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट लेयर जो ग्लैंड से टच होता है वो है हमारा म्यूकोजा, ठीक है। यही म्यूकोजा लेयर में विलाई और यूगरी प्रेजेंट होता है, जो एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है, जो मैंने आपको बताया था। तो जो पेट में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ और क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन जो देखेंगे, हाँ, सबसे पहले जो एब्जॉर्प्शन माउथ में ड्रग्स का सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, वो भी कहाँ, बिलो द टंग, मतलब हमारे जीभ के नीचे, बिलो द टंग, जीभ के नीचे जो है हमारा ड्रग्स का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, माउथ में हमारा ड्रग्स का सिर्फ एब्जॉर्प्शन होगा, वो भी कहाँ, बिलो द टंग, ठीक है। उसके बाद स्टमक, माइक है। शुभम अपना माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। शुभम अपना माइक ऑन कर लीजिए माइक ऑफ था क्या तब से? नहीं, अभी अभी हुआ, जस्ट हुआ, प्लीज। अब आवाज आ सब रही कुछ है? जी 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 आ रही है। शुभम आप ठीक कंटिन्यू रखिए, जहां से आपने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, ठीक। तो हम लोग एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे कहाँ,
क्या क्या चीज का एब्जॉर्प्शन होता है, तो माउथ में ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ, बिलो दी टंग, मतलब हमारे जीभ के नीचे। उसके बाद सेकंड स्टमक, जैसा कि एलिमेंट्री कैनाल हमारा माउथ से एनस तक होता है, तो जो स्टमक में एलिमेंट्री कैनाल होता है, ठीक है, तो जो लेयर है, तो उसकी में स्टमक में रूगाई प्रेजेंट होता है, जैसे विलाई होता था जो एब्जॉर्प्शन कराता था, वैसे ही हमारा म्यूकोजा लेयर में स्टमक के पास रूगाई प्रेजेंट होता है, जो एब्जॉर्प्शन कराता है क्या चीज का, अल्कोहल का और कुछ वाटर का भी, और सिंपल शुगर, का एब्जॉर्प्शन कराता है स्टमक। उसके बाद स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, मोस्टली सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसमें क्या क्या होता है, ग्लूकोज का होता है, फैटी एसिड, माइक ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, सिंपल शुगर, एमिनो एसिड, ये सबका एब्जॉर्प्शन का हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, सिंपल शुगर, एमिनो एसिड, ये सबका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। उसके बाद ये किसके थ्रू होता है, ये विलाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। विलाई में ही बहुत फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, बहुत मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये जो देख रहे हैं ये, ठीक है, ये हमारा माइक्रोविलाई है। और ये जो पूरा है, ठीक है, ये जो पूरा बना हुआ है हाथ टाइप का, ठीक है, तो ये विलाई है, ठीक है। तो विलाई में ही माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, जिसमें जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। ये माइक्रोविलाई में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, जो माइक्रोविलाई एब्जॉर्प्शन कराता है, तो यही ब्लड वेसल्स के थ्रू उसमें जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं लेसिटल। ये लेसिटल विलाई के अंदर प्रेजेंट होता है, और लेसिटल में ही ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, जो मैक्रोविलाई एब्जॉर्प्शन कराया किसी भी चीज के, रुगाई में एब्जॉर्प्शन करवाया उसको, ये ब्लड स्ट्रीम में जाकर के छोड़ता है या टिश्यू तक जाकर के पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें विटामिन और मिनरल, विटामिन और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है। और कैसे होता है, इसमें जो है एक ई कोलाई पारासाइट होता है, ठीक है, बैक्टीरिया टाइप का ही होता है। वो क्या करता है, वो विटामिन का एब्जॉर्प्शन कराने में भी हेल्प करता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। हाँ, ये जो एब्जॉर्प्शन माउथ में ड्रग्स का हुआ, ठीक है, वो बिलो द टंग हुआ, ठीक है। अब कौन करवाती है, ये म्यूकोजा लेयर होता है, सबसे लास्ट लेयर, अंदर का लेयर जो होता है म्यूकोजा, ठीक है, इसी में ही एब्जॉर्प्शन होता है। तो माउथ में ड्रग्स का कराया बिलो द टंग, बिलो द टंग में प्रेजेंट होता है, तो जीभ के नीचे स्टमक में अल्कोहल, वाटर और सिंपल शुगर, बहुत कम अमाउंट में एब्जॉर्प्शन हुआ इसका। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो भी स्टोमक में कौन एब्जॉर्प्शन करवाता है, ये रुगई, रुगई भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ये सिंगल सिंगल होता है, ऐसा टाइप का। देखिए पहले आपको नहीं देखता हूँ, ये जो है ये रुगई हुआ, ठीक है। उसके बाद ये विलाई हुआ, ये विलाई है, ये रुगई है।
RUGAE, रुगाई। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था, लेकिन सिंगल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था, मतलब एक एक करके, ठीक है। वो स्टमक में प्रेजेंट होता है और वो अल्कोहल, वाटर, सिंपल शुगर का एब्जॉर्प्शन करवाता है। कहाँ? हमारे स्टमक में। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। और विलाई में ही जो बहुत सारा फिंगर टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसको ही माइक्रोविलाई कहते हैं। इसमें एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, वो विलाई के थ्रू। जो किस किस चीज का होता है? ग्लूकोज का होता है, फैटी एसिड का होता है, ग्लिसरॉल का होता है, सिंपल शुगर का होता है और एमिनो एसिड का होता है। और इसी में लेसिटल प्रेजेंट होता है। लेसिटल के अंदर ही ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, जो भी माइक्रोविलाई फूड कंपोनेंट को जो बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट में टूटा उसको जो एब्जॉर्ब करवाया, जो ब्लड में भेजता है, तो वही लेसिटल में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू जाता है। और ये जो बेस है, मतलब जहाँ से म्यूकोजा लेयर में जो विलाई कनेक्ट है, उसको हम लोग कहते हैं क्रिप्स ऑफ लीवर क्यून। CRYPTS, क्रिप्स ऑफ LIVERKUHN, लीवर क्यून, क्रिप्स ऑफ लीवर क्यून, जिसको हम लोग बेस ऑफ विलाई भी कहते हैं। जो हैंड लाइक स्ट्रक्चर है, जो जुड़ा रहता है हमारे म्यूकोजा लेयर से, तो क्रिप्स ऑफ लीवर क्यून कहते हैं, ठीक। तो फिर से एक बार पहले रिवाइज कर देते, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज देखे वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो माउथ से एनस तक होता है, ठीक है। ये वॉल में ही हमारा जैसे ये माउथ हुआ, इसोफेगस हुआ, स्टमक हुआ, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे ऐसे हुआ, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सब के ऊपर जो लेयर होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो एनस तक जाकर के खत्म होता है, ठीक है। तो उसी का आज हम लोग वॉल देख रहे थे। तो ये सबसे पहला जो होता है वो सेरोदा है, जो थिन मेसोथेलियल टिश्यू का बना होता है, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियम ऑफ वर्सल भी कहते हैं। मेसोथेलियम, MESOTHILIUM, जैसे मेसोथेलियम टिश्यू इसका नाम है, जो इसको कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस जो स्मूथ मसल्स होता है, इसी में ही ब्लड हमारा सप्लाई होते रहता है, आते जाते रहता है, ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, लॉन्गिट्यूडनल जो लाइनिंग टाइप का प्रेजेंट होता है शेप टिश्यू का, और उसके बाद सेकंड जो है वो सर्कुलर जो गोलाकार टाइप का ये होता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे ऐसे। उसके बाद हमारा जो है सबमुकोजा लेयर में ही हमारा ग्लैंड, लिम्फ और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। तो इसी से सटा हुआ हमारा म्यूकोजा होता है। म्यूकोजा में ही विलाई और रुगाई होता है, जो एब्जॉर्प्शन कराता है फूड कंपोनेंट्स का। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ था? माउथ में हुआ था, वो ड्रग्स का किया था, बिलो द टंग में। स्टमक में अल्कोहल का, वाटर का और सिंपल शुगर का हुआ था। किसके थ्रू? रुगई, RUGAE, रुगई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है स्टमक में, जो अल्कोहल, वाटर, सिंपल शुगर का एब्जॉर्प्शन करवाया है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होता है, जो हैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, मतलब उंगली की तरह होता है। वही एब्जॉर्ब करवाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, सिंपल शुगर, एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद ये जो एब्जॉर्प्शन हुआ, तो विलाई में ही लेसिटल प्रेजेंट होता है, जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। जो जो भी एब्जॉर्ब करवाया माइक्रोविलाई, उसको ब्लड में जाकर के छोड़ने, टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। तो लेसिटल में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, और ये जो विलाई है, जहाँ म्यूकोजा लेयर में जो स्टैंड होता है, ठीक है, या अटैच होता है, उसका जो बेस है उसको कहते हैं हम लोग क्रिप्स ऑफ लीवर, जिसको हम लोग बेस ऑफ विलाई भी कहते हैं। ये था। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें एक पैरासाइट प्रेजेंट होता है, इकोलाई, जो विटामिन का एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है। तो ये था वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल।
हाँ, हमारा जो फैट और लिपिड्स का जो ब्रेकडाउन हुआ था फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, तो ये बाइल पिगमेंट से जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है, ठीक है, ये दोनों से कवर होता है। तो ये एब्जॉर्ब बहुत आसानी से इजीली कर सकते हैं, नहीं होता है। तो इसको एब्जॉर्ब करवाने में कुछ प्रोटीन हेल्प करता है। तो यहाँ पे देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जैसे ये हमारा फैटी एसिड या ग्लिसरॉल है, ठीक है। तो इसको जो डाइजेस्ट करवाया था वो स्मॉल इंटेस्टाइन का एंजाइम था, और फिर फैट का जो ब्रेक डाउन करवाया था वो बाइल यूज करवाया था। बाइल यूज का ही बाइल पिगमेंट होता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, जो येलोइश कलर का होता है, और फिर बिलीरुबिन ही बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होता है जो ग्रीन कलर का होता है। ये बाइल पिगमेंट होता है जो फैट्स का ब्रेक डाउन कराने में हेल्प करता है। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का इजली एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो कुछ प्रोटीन इसको हेल्प करता है कि ये माइक्रोविलाई के थ्रू एब्जॉर्ब हो सके। तो इसी के चारों तरफ क्योंकि, और दूसरा है कि ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं मिसल्स। मिसल्स जो है, ठीक है, और ये सिंगल को कहते हैं, और जो पूरा है इसको हम लोग काइलो माइक्रोन्स कहते हैं। और इसमें ये जो प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है इसको हम लोग कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर मतलब गोलाकार टाइप का होता है, ठीक है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हमारा जो माइक्रोविलाई है वो हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर लविंग है उसको हम लोग हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, जो वाटर हीटिंग है, मतलब जो एब्जॉर्ब नहीं करवाता है। तो जो ये जो है काइलोमैक्रोन्स ये हाइड्रोफिलिक है, और जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो हाइड्रोफोबिक है, जो वाटर हीटिंग है, जो एब्जॉर्प्शन इजिली नहीं होता है। तो इसी का एब्जॉर्प्शन कराने के लिए ग्लोबुलर प्रोटीन चारों ओर प्रेजेंट होता है। और ये जो डॉट डॉट है इसको हम लोग मिसल्स कहते हैं, इसी के अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और ये जो पूरा कंपाउंड जो इसको पूरा कवर कर रहता है तो हम लोग काइलो माइक्रोन्स कहते हैं। उसके बाद हमारा जो ये लेयर है, ठीक है, ये म्यूकोजा लेयर जो लास्ट एलिमेंट्री कैनाल था, तो उसी में विलाई प्रेजेंट था। विलाई में ही ये लेसिटल प्रेजेंट था जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। लेसिटल में ही ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, और यही जाकर के लेसिटल में एब्जॉर्ब हो जाता है विलाई के थ्रू। तो ये था एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फिर से एक बार देखेंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का इसलिए एब्जॉर्प्शन नहीं होता क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वाटर हीटिंग होता है और जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करता। और जो हमारा माइक्रोविलाई है वो हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट जो वाटर लविंग है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब कराता है, ठीक है। तो ये जो फैटी एसिड है इसके चारों तरफ मिसल्स प्रेजेंट होते हैं। मिसल्स गोल गोल टाइप का होता है, इसी में ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये ग्लोबुलर प्रोटीन आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर। आवाज नहीं क्लियर आ रही है।
नहीं, और थोड़ा बुलंद आवाज आना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड, बुलंद आवाज निकालते हैं। हेलो, आवाज आ रही है अब? आपकी आवाज क्लियर है, उनका कोई नेटवर्क इशू हो। ना ना, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आवाज आ रही है अच्छे से? हाँ हाँ। हाँ हाँ। ठीक। ठीक। थोड़ा बुलंद आवाज में बोले। हाँ ठीक है, बढ़िया। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हम लोग देख रहे थे। तो फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल है वो हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वाटर हीटिंग होता है, मतलब जिसको माइक्रोविलाई इजिली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो उसी को एब्जॉर्ब करवाने में मिसल्स हेल्प करता है। मिसल्स जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन का बना हुआ होता है, जो अब हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या हो गया कि वाटर लविंग। और जो आपका माइक्रोविलाई है वो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस का ही या कंपोनेंट का ही एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है। तो ये मिसल्स जो है ये पूरा कंपाउंड को हम लोग कहते हैं काइलोमाइटोन्स। CYLOMICRONES, काइलोमाइटोन्स। यही उसको कवर करता है, जिसको हाइड्रोफिलिक बनाता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। फिर ये जाता है हमारे कहाँ पे, मुकोजा लेयर में। मुकोजा लेयर में जो विलाई माइक्रोविलाई प्रेजेंट था, उसी में ही लेसिटल प्रेजेंट होता है, जिससे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। इसी में जाकर के फिर ये एब्जॉर्ब कर जाता है और ये फिर ये ब्लड में चल जाता है। ये जो हमारा लेयर है मस्कुलरी, जिसमें ब्लड सप्लाई होते रहता है, उसके थ्रू ब्लड स्ट्रीम में चले जाता है। तो ये था एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। हम्म। तो हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को पढ़ लिए। उसके बाद एक लास्ट बस देख लेंगे कि स्टेप्स ऑफ डाइजेशन, कि कैसे फूड कंपोनेंट डाइजेस्ट करता है, मतलब उसका प्रोसेस देखेंगे। स्टेप्स ऑफ डाइजेशन, सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले इंजेक्शन हुआ था। ये क्या करता है? इनटेक ऑफ फूड, मतलब जब हम लोग पहले फूड को खाए, इनटेक फूड, उसके बाद डाइजेशन होता है। डाइजेशन, ये क्या किया? ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, मतलब जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है तो सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ता है, उसको हम लोग डाइजेशन कहते हैं। उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन। ये इस प्रोसेस में क्या होता है? एब्जॉर्ब ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स इनटू ब्लड टिश्यू। Absorption, absorb of simple molecules into blood और टिश्यू।
उसके बाद होता है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, ASSIMILATI LMILATION, ASSIMILATION, एसिमिलेशन। इसमें क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब भेजता है, ट्रांसपोर्ट। ये जो हमारा मस्कुलरी लेयर था, एलिमेंट्री कैनल, इसी में जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट करता है, भेजता है, ट्रांसपोर्ट इनटू टिश्यू या सेल्स। एक मिनट। 50% डाटा उपयोग हो चुका है। तो हम लोग एसिमिलेशन देखे, एसिमिलेशन में क्या हुआ, जो मस्कुलरी लेयर था एलिमेंट्री कैनाल में, फिर ब्लड सप्लाई होता है, उसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट, जो फूड कंपोनेंट है वो ट्रांसपोर्ट होता है टिश्यू और सेल में। उसके बाद था यूटिलाइजेशन। उसके बाद था यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन में क्या होता है कि जो भी फूड कंपोनेंट उसको मिला, ठीक है, वो क्या किया, टू फॉल इनटू एटीपी, जिसको एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ये क्या करता है कि ये सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये यूटिलाइजेशन करवाया, उसके बाद जो होता है वो है इजेशन, ठीक है। ये क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल का रिमूवल होता है, मतलब लास्ट में इजेशन होता है। वेस्ट मटेरियल जो फॉर्म हुआ डाइजेस्ट करके वो एनर्जी के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकला। बस आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट हम लोग पिछले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। मुझे लगता है थोड़ा सिग्नल इशू आ रहा है, हम थोड़ा सा वेट करेंगे और अब आप वो रीजॉइन कर जाते हैं, कंटिन्यू करेंगे।
थैंक यू। आज का जो उनका लेक्चर था वो कंप्लीट हो चुका है। मंडे को हम आपको जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के जो अभी तक के लेक्चर हुए उसका सारा आप अभी तक का हम्म, जो लेक्चर हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आप उसका प्रिंट आउट निकाल लें, ताकि जब फिर कोशिश करेंगे कि ट्यूसडे या वेडनेसडे को कभी भी हम उसके ऊपर एक पूरे दिन, जैसे जो हमारा ये 1-2 घंटे का जो भी हमारा सेशन रहता है वो उसी के ऊपर रखा जाए, और उसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स हों, आप उनसे अपने क्वेश्चन आंसर पूछें, वो उसका एक बार रिवीजन करवाएंगे। इससे क्या कि आपका भी एक बार रिवीजन हो जाएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर है तो वो भी आपके माइंड में आ जाएगा। तो अभी के लिए, आज के लिए हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अभी आज इस हफ्ते का लास्ट सेशन है। अब हम नेक्स्ट मंडे को दोबारा जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सबका जुड़ने के लिए नमस्ते सर जी। जी नमस्कार जी। डॉक्टर साहब सभी को नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। और आप डॉक्टर? तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर। थैंक नमस्ते यू, सर। थैंक यू वंस अगेन। जय इलेक्ट्रोपैथी, जय मैटी। जय थैंक यू सर। इलेक्ट्रोपैथी, जय मैटी जी।